नमस्कार। हर जीवित चीज, चाहे वो एक बहुत बड़ा पेड़ हो या फिर हम इंसान, एक बहुत ही छोटी बुनियादी इकाई से बनी है, कोशिका। तो चलिए आज हम इसी कोशिका की हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। आज की हमारी ये जो यात्रा है ये 5 पड़ावों में पूरी होगी। हम शुरू करेंगे कोशिका की परिभाषा से, फिर जानेंगे कि इसके 2 मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं। इसके बाद हम कोशिका की बाहरी दीवारों को देखेंगे, फिर उसके अंदर के छोटे-छोटे अंगों को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उसके हेडक्वार्टर यानी केंद्रक तक। तो हमारा पहला पड़ाव है कोशिका, जीवन की इकाई। आखिर ऐसा क्या है इस छोटी सी चीज में कि इसे जीवन का आधार माना जाता है? चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये कोशिका है क्या? देखिए, सीधी सीधी परिभाषा तो ये है कि ये जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर जिंदा चीज इन्हीं से बनी है और जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी काम है वो सब इन्हीं के अंदर होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इमारत की नींव में लगी एक एक ईंट। वैसे इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका को देखा था, पर वो एक मृत कोशिका थी। असली कामयाबी तो मिली 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, जब उन्होंने पहली बार एक जीवित कोशिका को देखा। और उसके बाद 1838 में श्लाइडेन और श्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया, उसने तो जीव विज्ञान की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। अच्छा, तो ये कोशिका आखिर बनी किस चीज से है? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक कोशिका का 70 से 90% हिस्सा तो सिर्फ पानी है ना? कमाल की बात। इसके बाद आते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और बाकी चीजें। मतलब एक तरह से हम सब पानी और प्रोटीन का एक चलता फिरता मिश्रण ही तो हैं। लेकिन क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें मोटे तौर पर 2 बड़े वर्गों में बांटा गया है और ये जानना बहुत जरूरी है कि जीवन का विकास कैसे हुआ। ये 2 प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके केंद्रक यानी इनके कंट्रोल सेंटर का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक ठीक से विकसित नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक पूरी तरह से विकसित केंद्रक मौजूद होता है। ये टेबल देखिए, इससे इनके बीच का अंतर और भी साफ हो जाता है। कोशिका भित्ति की बनावट से लेकर ऊर्जा बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया तक सब कुछ अलग है। यहां तक कि प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम भी अलग अलग तरह के हैं, 70S और 80S प्रकार के। ये सारे अंतर हमें यही बताते हैं कि जीवन ने कैसे सरल से जटिल रूपों की तरफ अपना सफर तय किया है। चलिए अब कोशिका के अंदर की दुनिया में झांकने से पहले जरा इसके सुरक्षा कवच यानी इसकी बाहरी परतों को समझ लेते हैं। सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। और एक खास बात याद रखिएगा, ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में मिलती है, हम जानवरों में नहीं। ये सेलुलोज से बनी होती है, जो कोशिका को एक मजबूत ढांचा और आकार देती है। हाँ, जीवाणुओं में भी ये होती है, पर उसकी बनावट पेप्टिडोग्लाइकेन से होती है, जो कि थोड़ी अलग है। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे होती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। इसको कोशिका का दरबान समझिए। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, मतलब ये बहुत सोच समझकर फैसला करती है कि कौन सी चीज कोशिका के अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। कितना जरूरी काम है ना? तो अब चलते हैं कोशिका के अंदर। यहाँ हमें मिलेंगे इसके छोटे छोटे अंग, जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। ये सब मिलकर कोशिका को एक ऐसे व्यस्त शहर जैसा बना देते हैं जहाँ हर डिपार्टमेंट अपना खास काम कर रहा है। सोचिए, एक शहर के अंदर सामान पहुंचाने के लिए सड़कों का जाल चाहिए, ठीक? कोशिका में ये काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक जाल जैसा सिस्टम है जो प्रोटीन और वसा जैसे जरूरी सामान को कोशिका में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब मिलते हैं राइबोसोम से। ये दिखने में छोटे जरूर हैं, पर इनका काम बहुत बड़ा है, प्रोटीन बनाना। हमारे शरीर के लगभग हर काम के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और उसे बनाने का सारा काम यहीं होता है। इसी वजह से इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा। एक शहर को चलाने के लिए बिजली घर चाहिए, है ना? तो कोशिका को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। यहीं पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ढेर सारी ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए तो इसे कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहते हैं। ये नाम तो हम सबने स्कूल में जरूर सुना है। अब बात करते हैं कोशिका के पैकेजिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट की, गोल्जी इकाई की। फैक्ट्री में जो प्रोटीन और दूसरे पदार्थ बनते हैं, उन्हें सही तरीके से पैक करके सही पते पर भेजने का काम यही करता है।
ये कोशिका का लॉजिस्टिक्स मैनेजर है, ऐसा कह सकते हैं। और यह है लाइसोसोम, कोशिका का रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो कोशिका के कचरे को साफ करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर कोशिका को कोई गंभीर नुकसान पहुंचता है तो ये लाइसोसोम फटकर अपनी ही कोशिका को खत्म कर देता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड पाउच कहते हैं। वाकई कितना नाटकीय नाम है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, कोशिका का हेडक्वार्टर और कंट्रोल रूम, यानी कि केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क समझिए। ये एक मैनेजर की तरह है जो कोशिका के सभी कामों को कंट्रोल करता है। इसके अंदर धागे जैसी संरचनाओं का एक जाल होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, और यही क्रोमेटिन हमारे आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यही क्रोमैटिन के धागे सिकुड़कर मोटी संरचनाएं बना लेते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों पर जीन मौजूद होते हैं जो हमारी सारी आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। इसीलिए तो इन्हें वंशागति का वाहक कहा जाता है। और ये गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए से। स्क्रीन पर जो एक घुमावदार सीढ़ी जैसी संरचना दिख रही है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं, ये शायद विज्ञान की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक है। यही हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। शरीर को बनाने और चलाने का हर एक निर्देश इसी कोड में लिखा हुआ है। डीएनए ये सारा काम अकेला नहीं करता, उसका एक बहुत जरूरी सहयोगी है, आरएनए। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, इनकी बनावट में कुछ मुख्य अंतर हैं, पर सबसे बड़ा अंतर है इनके काम करने की जगह का। डीएनए अपना ब्लूप्रिंट लेकर हमेशा केंद्रक में सुरक्षित रहता है, जबकि आरएनए एक मैसेंजर की तरह उन निर्देशों को केंद्रक से बाहर बाकी कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये थी कोशिका की दुनिया की एक छोटी सी सैर, पर ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे एक अकेली कोशिका में मौजूद जेनेटिक कोड एक पूरे के पूरे जटिल जीव का निर्माण कर देता है। ये विज्ञान के सबसे गहरे सवालों में से एक है। सोचने के लिए